चलिए, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और रॉड के बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग डिस्क। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई डिस्क है, डिस्क, और वो डिस्क जो है ना, वो डिस्क रोटेट हो रहा है, तो उसके रोटेशन की वजह से भी उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। चलिए इस बात को एक क्वेश्चन से ही समझते हैं। ऐसा है कि मेटल डिस्क है, यानी कि एक कंडक्टिंग डिस्क है, इसकी रेडियस आर है, किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड रिम ऑफ द डिस्क बताइए। पहले सिचुएशन में तो बोल रखा है कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तब बताइए कि सेंटर और सरकमफेरेंस के अबाउट ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होता है। देखिए ऐसा है, ऐसा है कि ये हमारे पास एक डिस्क, ठीक है, ये डिस्क का सेंटर, और सेंटर के अबाउट लिड से डिस्क किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है। अभी पहले सिचुएशन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये जो डिस्क है, दिस इज अ कंडक्टिंग या मेटालिक डिस्क, ठीक है। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में भी ये सेंटर और सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट के अबाउट ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? चलिए आइए देखते हैं। तो ये देखने के लिए एक काम कीजिए कि आप है ना एक बार के लिए आकर के डिस्क पे ही खड़े हो जाइए, डिस्क पे ही आके खड़े हो जाइए, ठीक है। मतलब डिस्क के ही फ्रेम से सोचते हैं। जब आप डिस्क के फ्रेम से सोचेंगे तो आप बोलेंगे यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिंग डिस्क है, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डिस्क के पास एंगुलर वेलोसिटी ऐसी है, ठीक है। तो इसके रोटेशन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं डिस्क के ही फ्रेम से सोच रहा हूं। तो मैं ये कह रहा था कि इस इलेक्ट्रॉन पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा लगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लगने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहां ऐसे सरकमफेरेंस, यानी कि ये एज ऑफ द डिस्क पर जाकर के जमा होने लगेगा। यदि आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे तो सेंटर ऑफ द डिस्क पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यानी कि पॉजिटिव चार्जेस बनने लगेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, ठीक है, क्लियर है, यानी कि ईएमएफ तो आएगा, ठीक है। ओके ओके ओके। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहां लगेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस दिशा में लगेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे रॉड घूम रहा है, सॉरी जैसे जैसे डिस्क घूम रहा है, तो वैसे वैसे ये आउटर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस का नंबर बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पर बनने वाला फोर्स है वो बढ़ता जा रहा है। तो कभी ना कभी, यानी कि एट इक्विलिब्रियम, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? इक्विलिब्रियम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होगा? तो दिस इज E इंटू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सेंटर से कुछ x डिस्टेंस आगे था, सेंटर से कितना आगे था? x। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स का तो फॉर्मूला याद है ना, m v स्क्वायर बाय r, यानी तो m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज m ओमेगा स्क्वायर x बाई E के बराबर, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड की वजह से यदि मैं एक छोटा सा डिस्टेंस लूं dx, तो इस छोटे से dx डिस्टेंस में एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना, और वो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस dv इज इक्वल टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dx के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन? तो दिस इज m ओमेगा स्क्वायर x dx बाई E। दिस इज, ये एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस dv है इस छोटे से dx लेंथ में। अब ऐसे जितने भी छोटे छोटे dx लेंथ होंगे, सब में ऐसा ही छोटा 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 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सबको हम लोग जोड़ देंगे।
तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, यदि आप इसे 0 से r के लिए इंटीग्रेट कर दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाई ई, तो बाहर है x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट डाल देंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये लीजिए, तो जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन है, दिस इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई ई, इतना है। ठीक है, ये तो तब का ईएमएफ है, ये तो तब का ईएमएफ है जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। फिर आपने इस एक्सप्रेशन को देखा, हाँ बोलिए, वही तो समझाया कि डिस्क के रोटेशन की वजह से उसके आउटर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जमा होंगे और सेंटर पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, समझ गए? अब ये जो एक्सप्रेशन है, क्या ये एक्सप्रेशन के ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? आंसर इज नो, क्योंकि ऊपर देखिए, ऊपर m किसका है? मास इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन का मास 10 रेज टू दी पावर -31 हो गया, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10 रेज टू दी पावर -19 हो गया। तो फिर भी ऊपर जाएगा तो ये 10 रेज टू दी पावर -12 का तो डिफरेंस तब भी बचा। तो ये जो बनने वाला ईएमएफ है, ये जो बनने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, वो एक्सट्रीमली लो है। आप उसे एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं, बहुत छोटा ईएमएफ आता है, बहुत छोटा ईएमएफ, मतलब 10 रेज टू दी पावर -12 वोल्ट का। ठीक है, पीको वोल्ट के ऑर्डर का आ रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, एक बार इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है चलिए आइए, दूसरे पार्ट में क्या है? एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और डाल दिया गया है डिस्क में, जिसकी वैल्यू है 5 मिली टेस्ला। तो दूसरे पार्ट के लिए मैं दूसरा पार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, पहला पार्ट लिख लिया ना, मैं तो इसी में फिगर बना रहा हूं यहीं पे, आप चाहें तो अलग से फिगर बना लीजिएगा। कि अब मैग्नेटिक फील्ड और है एक्सटर्नल डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डिस्क, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी प्लेन में अंदर की तरफ। ठीक है या हाँ, चलिए एक नया फिगर बना ही लेता हूं। देखिए, चलिए मैं एक दूसरा फिगर बना ही लेता हूं कि ये डिस्क है, समझ गया ना? ऐसा घुमा देते हैं डिस्क को। ठीक है, ऐसा ये सेंटर था, यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी कहां? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर मान लेते हैं। तो ये वेलोसिटी की तरफ फिंगर अलाइन कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कीजिए, थंब कहां रहा है? सेंटर की तरफ। लेकिन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहां होगा? ऐसा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बाहर है, बाहर ही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था ही सही। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ये डिस्क के ऐसे सरकमफेरेंस पर आकर जमा होने लगेंगे। ठीक है तो अब क्या हुआ कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ऐसा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है या जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उससे एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में बनना चालू हुआ। ठीक है, जैसे जैसे डिस्क रोटेट होगा, यहां पर नेगेटिव चार्जेस का नंबर बढ़ेगा, सेंटर पर पॉजिटिव चार्जेस का नंबर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होगा तो कभी ना कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इन दोनों फोर्सेस के बराबर हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि एट इक्विलिब्रियम फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, force due to electric field is same as force centrifugal plus force due to magnetic field. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इज E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर x। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर है, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इज E इंटू इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ओमेगा इंटू एक्स, मैग्नेटिक फील्ड इज बी।
मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काम करने वाला फोर्सेस क्यू वी बी होता है। याद है ना, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ये ठीक है। तो यहां से हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इज एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई ई प्लस ई ओमेगा एक्स बी बाई ई। ई से ई कैंसिल आउट हो गया। ओके चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन है। dv क्या है? तो dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन है। ठीक है, कहां से कहां के लिए इंटीग्रेट करना होता है? 0 से r के लिए। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ई डॉट डी आर यानी कि m ओमेगा स्क्वायर एक्स, डी आर नहीं लिख करके, सॉरी, इसे डी एक्स लिख देता हूं, m ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई ई, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से r, प्लस b ओमेगा एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से r। तो ये तो हम लोगों ने अभी अभी निकाला ही था। दिस इज m ओमेगा स्क्वायर बाई ई, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, प्लस ये b बाहर, ओमेगा बाहर, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालेंगे तो ये भी आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये वाला टर्म बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, क्योंकि ऊपर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और नीचे है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये m बाई ई की वैल्यू बहुत छोटी होने की वजह से आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस 1/2 b ओमेगा r स्क्वायर के बराबर का ही आ रहा है। ये वही रिजल्ट है जो किसी रॉड में था, ये वही रिजल्ट है जो किसी रॉड में था। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ किन दो पॉइंट के अबाउट है ये ध्यान रखिएगा, और कब है ये ध्यान रखिएगा। ये प्योर रोटेशनल मोशन के केस का रिजल्ट है। ये किस केस का रिजल्ट है? प्योर रोटेशनल मोशन का। ठीक है, मतलब किसी दूसरे केस में यदि डिस्क रोलिंग वगैरह कर रहा हो तब इस रिजल्ट को मत अप्लाई कर दीजिएगा। क्या? नहीं, मैं ये कह रहा था कि यदि डिस्क सीटीआरएम परफॉर्म कर रहा हो, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा हो, तो फिर आप ये रिजल्ट यूज नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वगैरह ढूंढ लिया तो फिर कर लीजिएगा, लेकिन दिस रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल जब ये डिस्क आपका प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है उस समय के लिए। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो ईएमएफ कितना है? सेंटर का एक पॉइंट और सरकमफेरेंस का दूसरा पॉइंट, उन दोनों पॉइंट के अबाउट जो ईएमएफ है वो 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, चलिए, मैं जो कहना चाह रहा था एक क्वेश्चन के थ्रू मैं पूछ ही लेता हूं। ठीक है, पूछ लूं? चलिए, ऐसा है कि ये है एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये है एक कंडक्टिंग डिस्क, ऑलराइट। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में ऐसे प्लेन में अंदर एग्जिस्ट करता है। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन में अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन में अंदर की तरफ डायरेक्टेड। ठीक है, और ये जो डिस्क है वो डिस्क, ये कंडक्टिंग डिस्क है, रेडियस इसका आर है। ठीक है, और ये डिस्क ओमेगा इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, और आपको ये बताया जा रहा है कि ये डिस्क यहां प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है। प्योर रोलिंग का मतलब रोलिंग विदाउट स्किडिंग होता है। ठीक है, जिसके लिए v इक्वल्स टू ओमेगा आर या a इक्वल्स टू अल्फा आर किसी स्टेशनरी सरफेस पर लगा सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, ये है सेंटर C, ये है एक पॉइंट A, और यहां पर है कोई पॉइंट B।
तो मेरे कुछ सिंपल सिंपल सवाल हैं कि फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस। पहला, मुझे आप ईएमएफ बताइए सी ए के क्रॉस। दूसरा, ईएमएफ ए बी के क्रॉस। अच्छा, ये एंगल थीटा है, ये वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ए बी के क्रॉस। फिर तीसरा, ईएमएफ ए क्रॉस बी सी के क्रॉस। ये 3 पॉइंट के क्रॉस आपको क्या बताना है, ईएमएफ बताना है इन 3 पॉइंट के क्रॉस। आया कुछ नहीं? चलिए आइए, तो आई होप सवाल समझ गए होंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, ये एसी के क्रॉस ईएमएफ लगाना है। तो आप सीधा आंख कान बंद करके फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो तो प्योर रोटेशनल मोशन के लिए था। अभी ये डिस्क रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो क्या आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट मालूम है? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, सुनिएगा। तो ये पॉइंट ए वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट आप डिस्क को एक इंस्टेंट के लिए सिर्फ रोटेशनल मोशन करता हुआ मान सकते हैं। ठीक है, ये आरबीडी में पढ़ा होगा, रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा तो होगा ही सही, कि पॉइंट ए वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट एक इंस्टेंट के लिए पूरे डिस्क को सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन करता हुआ माना जा सकता है, एक इंस्टेंट के लिए, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ए है यही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस केस का। ठीक है, तो इस पॉइंट ए के अबाउट बॉडी चूंकि प्योर रोटेशनल मोशन करते हुए एक इंस्टेंट के लिए मानी जा सकती है, इसीलिए पॉइंट ए और सी के बीच का जो सेपरेशन है, तो पॉइंट ए और सी के बीच का सेपरेशन आर है। तो ईएमएफ अक्रॉस सी ए के लिए वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं विच इज 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। एसी के अक्रॉस तो यही होगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। समझ गए क्या लॉजिक बता रहा हूं? कि ये जो ए है, ए को आप एक बार के लिए सर्कल का सेंटर मान सकते हैं, तो ये रेडियस हो गया, इसके अबाउट जो है ये प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो ए और सी के बीच का सेपरेशन आर है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला चल जाएगा। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि भाई ए यदि हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो काश हमें ये लेंथ पता चल जाए, क्योंकि यदि ये लेंथ पता चल जाएगा तो फिर से हम लोग इसी फॉर्मूले को लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ए तो आपका मतलब पॉइंट ए के अबाउट एक भले ही एक इंस्टेंट के लिए आप बॉडी को प्योर रोटेशनल मोशन करता हुआ मान सकते हैं ना। तो ए बी के अबाउट यदि आपको ईएमएफ लिखना है तो आपको ये वाला लेंथ चाहिए होगा। कौन सा वाला? ये वाला ए बी वाला लेंथ चाहिए होगा। अब ये ए बी वाला लेंथ कितना होगा? तो ए बी वाला लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक काम कीजिए कि सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इस पर सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल या ये वाला एंगल θ/2 हो जाएगा। ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? θ/2 हो जाएगा। तो यदि ये r है तो ये r cos θ/2, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस r sin θ/2 हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? r sin θ/2 हो जाएगा। तो ये जो लेंथ AB है, AB इज इक्वल टू 2r साइन ऑफ θ/2 है। तो देयरफॉर ईएमएफ अक्रॉस AB के अबाउट ईएमएफ इज 1/2 B ओमेगा आर स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2 के बराबर होगा। ये लीजिए भाई, ये AB के अबाउट भी ईएमएफ आ गया, सॉरी AC के अबाउट भी ईएमएफ आ गया, और AB के अबाउट भी ईएमएफ आ गया। नेक्स्ट है किसके अबाउट ईएमएफ निकालना है? CB के अबाउट क्या किया जाए? B तो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, ठीक है, और सेंटर C के अबाउट तो CTRM चल रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो जरा एक बार इक्विवेलेंट ईएमएफ मैं ड्रॉ करूं। देखिए, ये जो CA है, CA इसके पास वेलोसिटी इस दिशा में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहां? मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर।
यानी कि ये जो सी ए के अबाउट बनने वाली बैटरी है वो ऐसी है, ऐसी। ये है ईएमएफ अक्रॉस सी ए, ठीक है। वेलोसिटी ऐसी, वी क्रॉस बी हायर साइड, तो ये है ईएमएफ अक्रॉस सी ए, ठीक है। इसके पास भी वेलोसिटी ऐसा ऊपर होगा, तो वी क्रॉस बी इधर की साइड ही आएगा, यानी यहां पे बनने वाला जो बैटरी है उसका हायर साइड इधर, लोअर साइड इधर। ये पॉइंट है आपका बी। दिस इज ईएमएफ अक्रॉस ए बी, ये ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इस सीबी के अक्रॉस। तो सीबी के अक्रॉस ऐसी बैटरी होगी, मतलब ओमेगा इधर, वेलोसिटी इधर, वी क्रॉस बी हायर साइड इधर, तो इसका पॉजिटिव इधर, ठीक है। मुझे इन दो बैटरीज का ईएमएफ पता है, तो इसका ईएमएफ नहीं आ जाएगा। ये तीनों बैटरीज मिलाकर एक क्लोज लूप बना रही है, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0, यानी कि ईएमएफ अक्रॉस सीबी प्लस ईएमएफ अक्रॉस ए बी प्लस ईएमएफ अक्रॉस सी ए इज 0, यानी ईएमएफ अक्रॉस सी बी इज ईएमएफ अक्रॉस माइनस टाइम्स ऑफ ईएमएफ अक्रॉस सी ए प्लस ईएमएफ अक्रॉस ए बी। ये ठीक है भाई, इन दोनों का जितना ईएमएफ होगा उतना ही ईएमएफ इसका भी होगा, इन दोनों के समेशन के बराबर का ईएमएफ इसका होगा, ठीक है। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज माइनस टाइम्स ऑफ बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 प्लस बी ओमेगा बाई 2 इंटू 4r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा है कि ये है हमारे पास एक कोई रीजन, ठीक है, ये कोई एक रीजन है। इस रीजन में मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, टाइम का फंक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ या तो बढ़ जाता है या नहीं तो घट जाता है, कुछ ऐसा है, ओके। अब यहां पर इस रीजन में हमारे पास एक कंडक्टिंग रिंग है। ये क्या है? दिस इज जस्ट अ कंडक्टिंग रिंग, ये जस्ट एक कंडक्टिंग रिंग, ठीक है। तो बताइए ये जो कंडक्टिंग रिंग है या ये जो कंडक्टिंग लूप है, इस लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है? तो आप बोलेंगे, आप बोल रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है। तो इस कंडक्टिंग रिंग से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और टाइम के साथ जब लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, हेंस करंट आता है। तो यदि ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है तो यहां पर हमें पता है कि ये जो कॉइल है ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द प्लेन में बनाने की कोशिश करता है। उसकी वजह से इस पूरे लूप में ऐसा सा एक करंट फ्लो होने लगता है, ऐसा सा एक करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। लूप में यदि करंट फ्लो हो रहा है, इस लूप के किसी भी छोटे से सेक्शन को यदि मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखाऊं, किसी भी छोटे से सेक्शन को यदि मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखाऊं, इसमें यदि करंट ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा हुआ होगा, जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसा भागे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसा भागे हैं, यानी कि जरूर से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? तो लूप के अलोंग ही तो होगी। यानी सिंपली मैं ऐसे भी तो बोल सकता था कि भाई लूप में करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहते हैं दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्यों बना ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बना क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में जो था वो कांस्टेंट नहीं था, वो टाइम के साथ बदल रहा था, ठीक है। तो दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, this is formed due to time varying magnetic field. All right, all right.
ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्लोज्ड लूप बना रहा है। ये क्या कर रहा है? ये क्लोज्ड लूप बना रहा है, ठीक है। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक विथ द सिलिंड्रिकल रीजन जहां पर की मैग्नेटिक फील्ड है इस सिचुएशन में, उसके साथ कंसेंट्रिक। ठीक है, ठीक है, मतलब एक बार के लिए इस बात से तो कन्विंस्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए मैं फिर से एक बार ये रीजन ड्रॉ करता हूं, और ये जो सिलिंड्रिकल रीजन है, मैं इस सिलिंड्रिकल रीजन का रेडियस कैपिटल आर ले लेता हूं। मतलब ये कैपिटल आर रेडियस का वो रीजन है जहां पर की मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं प्लेन में अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम का फंक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो फॉर्म होगा इस कैपिटल आर से अंदर। हाँ, सबसे पहले हम लोग उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू जो वहां फॉर्म हो रहा है, जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर ही फॉर्म हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं यहां पर आपके पास एक कंडक्टिंग डिस्क ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है, एक कंडक्टिंग डिस्क ऐसा पड़ा हुआ है, ये है रेडियस आर। मतलब हमें इधर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, समझ रहे हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहां निकालने जा रहे हैं? तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग उस पॉइंट पर निकालने जा रहे हैं जिसके लिए स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। चलिए, तो यहां इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ता है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब जिधर करंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। यहां पर ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस दिशा में है, यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। मेरे कहने का मतलब था, है ना भाई, जिस पॉइंट पर आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, वायर में करंट ऐसा है, तो इस पॉइंट पर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए, वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यदि मैं आपसे ईएमएफ पूछता यहां से, तो ईएमएफ क्या बोलते हैं आप? कि जो इस रीजन में बनने वाला ईएमएफ है, ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी के बराबर है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ईएमएफ, ईएमएफ। तो ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी, लेंज लॉ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यदि प्लेन में अंदर की तरफ बढ़ रहा है, इस रिंग का एरिया वेक्टर भी अंदर मान लेते हैं, तो आप इस डी फाई बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? दिस इज डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। तो दिस इज पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, ऑलराइट। ये क्या लिख लिया हम लोगों ने? ईएमएफ, ईएमएफ निकाला है। चलिए, दूसरी बात ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डीबी, वो हम लोग कैसे लिखते हैं? मतलब इसमें, इस पूरी लूप में यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो उस पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक डेफिनेशन क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज पर इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा ऐसा, और एक छोटा सा हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं डीएल ऐसा, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा कितना है? 0। भाई पोटेंशियल किसी पॉइंट पर क्या होता है? तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल इज इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लेकर आने का वर्क होता है।
और किसी दो पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, किसी दो पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इज उन दो पॉइंट के अक्रॉस एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मूव कराने का वर्क होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिख रहे हैं, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ऐसा है कि ये चार्ज पार्टिकल यहां पर है, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया dl। ठीक है, आप कहीं पर भी देख लीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है तो यहां पर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ऐसा ले लेता हूं, तो फिर से जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच का एंगल थीटा कितना होगा, 0। तो इस वर्क डन को हम लोग क्या लिख लेंगे, वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई इंटू डी आर डिवाइडेड बाई q। तो q से q कैंसिल आउट हो गया। अब चूंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस इस क्लोज्ड लूप के अक्रॉस निकालना है, तो ये इंटीग्रेशन के आगे मैंने ऐसा रिंग पहना दिया है, मतलब क्लोज्ड इंटीग्रेशन करना है। ओके, इतनी बात सही है। तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, दिस इज इक्वल टू ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इंटीग्रेशन डी आर, ऐसे सारे डी आर डी आर डी आर डी आर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए। तो ये हमारे पास ईएमएफ के दो एक्सप्रेशंस आ गए, एक ईएमएफ लेंज लॉ से लिखा और दूसरा ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो बेसिक डेफिनेशन है उससे लिखा। ये दोनों सेम ही एक्सप्रेशन है, यानी मेरे कहने का मतलब है इक्वेशन नंबर 1 मस्ट बी सेम एज इक्वेशन नंबर 2। तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी की वैल्यू किसके बराबर है, तो दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर के बराबर है। पाई से पाई गया, आर से आर गया, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ गया, दिस इज आर बाई 2 इंटू डी बी बाई डी टी के बराबर आ गया। यही फॉर्मूला है, मैंने तो भले ही डिराइव करके दिखा दिया है, पर आपका सारा का सारा काम इस फॉर्मूले को याद रख लेते हैं तो उसी से चल जाएगा। ठीक है, कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन आर के लिए जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्मॉल आर बाई 2 इंटू डी बी बाई डी टी के बराबर है। समझ गए? ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इनसाइड वाले रीजन में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है। ठीक है, चलिए ये समझ गए, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग बात कर रहे हैं आउटसाइड के किसी पॉइंट के लिए। मान लेते हैं कल को इधर किसी पॉइंट पी पर आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, आउटसाइड वाला पॉइंट, आउटसाइड वाला पॉइंट जो सेंटर से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस आगे है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो बनने वाला आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी भी डायरेक्शन कैसी होगी, तो उसकी भी डायरेक्शन सोचने के लिए आप एक बार के लिए सोच लीजिए कि ये हमारे पास एक बड़ा सा कंडक्टिंग रिंग है, ये इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो इस रीजन से फ्लक्स बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज करने के लिए यदि ये एक कंडक्टिंग रिंग होता तो उसमें या उसके इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बनाते, और कमिंग आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा करंट फ्लो कराना पड़ता, तो जैसा करंट उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से ऐसा ही होगा, यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। समझ गए? ठीक है, इसको इरेज कर दूं ना, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं, रिजल्ट इधर लिख लेता हूं कि आर लेस देन आर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस था दैट इज आर बाई 2 इंटू डी बी बाई डी टी आया था। ठीक है, चलिए दूसरा इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके, अच्छा ये इक्वल टू दोनों में ही लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। तो पहला तो ईएमएफ लिखने का यही स्टाइल है, ईएमएफ लिखने का यही स्टाइल है। इस स्टाइल में मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा कि फ्लक्स जो है
वो फ्लक्स इस पूरे कैपिटल, मतलब ये इस जो पिंक वाली लाइन है यहां से नहीं बदल रहा है, फ्लक्स तो सिर्फ वहीं से बदल रहा है जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने रीजन में एग्जिस्ट करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बस कैपिटल आर रीजन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो लेंज लॉ वाला तरीका हम लोग लिख रहे थे, इसके लिए मतलब इस चीज का यूज करते हुए यदि आपको ईएमएफ लिखना है तो ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी, यानी कि दिस इज डी बाई डी टी ऑफ फाई। तो फाई इज बी इंटू ए, बी इंटू एरिया, तो एरिया भी पाई कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल आर रेडियस का वो सिलेंड्रिकल रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। भाई यहां मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी है, तो यहां से फ्लक्स नहीं है, ओके, तो फ्लक्स का रेट चेंज नहीं है, तो ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, ये ईएमएफ का पहला एक्सप्रेशन। और दूसरा, आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा? तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज क्यू इंटू ई इंटू डी आर बाई क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया था, ये इंटीग्रेशन हमारे पास ऐसा क्लोज था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अब ऐसे सारे डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर के बराबर। तो फिर से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 तो एक ही चीज के बारे में बता रहा है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई स्मॉल आर, पाई से पाई गया, और यहां से हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ रहा है कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2r इंटू डी बी बाई डी टी। कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2r इंटू डी बी बाई डी टी। ठीक है, दिस इज कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2r इंटू डी बी बाई डी टी। तो आप देख सकते हैं कि आउटसाइड वाले रीजन में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। तो यदि आप बोलेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ एक ग्राफ बना दो, तो जब तक आप इनसाइड वाले रीजन में हैं तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ते 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 मैक्सिमम कहां पर हो जाएगा? तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर डाल दीजिए कहीं पर भी, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कैपिटल आर बाई 2 इंटू डी बी बाई डी टी सरफेस पर। और आउटसाइड वाले रीजन में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, समझ गए? देखिए ऐसा है नेक्स्ट कि जैसे आपको बस ये बताया जाए कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन में अंदर, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? टाइम के साथ बढ़ रहा है। यहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके बताइए। ठीक है, तो कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्लोज्ड लूप होता है। ठीक है, कैसा होता है? क्लोज्ड लूप होता है। तो इन क्लोज्ड लूप को आप कुछ इस तरीके से प्लॉट करके दिखा सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसी ऐसी इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसी होगी। ऐसी क्यों होगी ये समझ रहे हैं? ऐसी इसलिए होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो टाइम के साथ प्लेन में अंदर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यदि यहां कोई एक कंडक्टिंग लूप वगैरह पड़ा होता तो उस लूप में फॉर्म होने वाला करंट इस सेंस में होता,
फॉर्म होने वाला करंट इस सेंस में होता, तो दैट मीन्स कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, इस सेंस में, ऐसे। समझ गए? ऐसे। चलिए आइए इस पर हम लोग बनाते हैं कुछ। चलिए, तो ये एक छोटा सा सवाल है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन दे रखा है 2t³ माइनस 8t² प्लस 0.8 टेस्ला। ये जो रेडियस है सिलिंड्रिकल रीजन की जहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए जो रेडियस है वो है 2.5। सबसे पहले फाइंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन लोकेटेड एट पॉइंट P2 एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट t = 2 सेकेंड्स। तो यहां पर जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, क्या पड़ा है? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस पॉइंट P2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस दिशा में होगा? आंसर इज इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऐसा लगेगा, और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। चलिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाले रीजन में क्या आया था फॉर्मूला हमारे पास? आउटसाइड वाले रीजन में हमारे पास फॉर्मूला आया था R²/2R इंटू dB/dt। यही था ना, कैपिटल R²/2R इंटू dB/dt। तो ये R²/2R तो ठीक है, dB/dt यानी इस मैग्नेटिक फील्ड को डिफरेंशिएट कीजिए, तो 2t³ यानी कि ये 6t² माइनस 8t, ठीक है। आगे वाला टर्म तो कांस्टेंट है, वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो फोर्स कितना हो गया? फोर्स इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। कैपिटल R है आपका 2.5 सेंटीमीटर का, तो 2.5 इंटू 2.5 10⁻⁻⁻² ही लिख दूं बाई 2, और ये रेडियस था हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ये नीचे वाले को भी मीटर में बदलता, ऊपर वाले को भी मीटर में बदलता, तो ऊपर -4 आता, मैंने सीधा -2 लिख दिया है। इंटू ये 6 कब निकालना है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर, तो 4 माइनस 8 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट में आप पूछा गया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 एट t = 3 सेकेंड्स। R1 की वैल्यू है 0.02 मीटर। 0.02 मीटर मतलब कि 2 सेंटीमीटर, मतलब कि ये पॉइंट P1 जो है ये अंदर वाला पॉइंट है। तो अंदर वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और अंदर वाले पॉइंट के लिए, ये तो पहले पार्ट का जवाब हो गया। दूसरे पार्ट के लिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज R/2 इंटू dB/dt। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो दिस इज 3 इंटू 2 60 माइनस 8 सॉरी 6t² माइनस 8t, ठीक है। हाँ, इधर भी वही लिखा है, ठीक। कब पूछा गया है? तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर, तो दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻² बाई 2 इंटू 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 इंटू 3। ये इतना वोल्ट हो जाएगा, ये तो न्यूटन हो जाएगा, सॉरी वोल्ट पर मीटर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, एक थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसका मास m है, इसके पास चार्ज है q, कैन फ्रीली रोटेट अबाउट इट्स एक्सेस। एट द इनिशियल मूवमेंट द रिंग वॉज एट रेस्ट एंड नो मैग्नेटिक फील्ड वॉज प्रेजेंट। तो ऐसा है कि ये एक ऐसा रिंग है, ये क्या है? एक रिंग है, रिंग के पास चार्ज है q, रिंग का मास है m, रिंग का रेडियस कुछ होगा ही सही, चलिए रेडियस r मान लेते, ठीक है।
आगे ये बोला जा रहा है कि देन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाज स्विच्ड ऑन which is perpendicular to the plane of the ring and is increasing with time according to the certain law. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, सच दैट ये जो डी बी बाई डी टी है, ये डी बी बाई डी टी किसके बराबर है? के के बराबर है, के के बराबर, ठीक है. फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द रिंग एज अ फंक्शन ऑफ के. ठीक है, रूट चलिए देख लेते हैं. तो यहां पर क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से इस रीजन में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, आएगा ना. और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो कि रिंग नॉन कंडक्टिंग है, इस पर चार्ज क्यू है. तो जैसे यहां पर आपने एक छोटा सा चार्ज ले लिया, ये एक छोटा सा चार्ज है डी क्यू, ऑलराइट, ये एक छोटा सा चार्ज है डी क्यू. मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर बढ़ रहा है, तो बताइए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस सेंस में होगी, इस सेंस में. यानी यहां पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ऐसा है. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ऐसा है, तो इस छोटे से डी क्यू चार्ज पर एक छोटा सा डी एफ फोर्स ऐसा लग रहा होगा, एक छोटा सा डी एफ फोर्स ऐसा लग रहा होगा. आ रही बात समझ? सिमिलरली यदि आपने कोई दूसरा डी क्यू चार्ज यहां पर ले लिया होता, ये एक छोटा सा डी क्यू चार्ज, तो इस पोजीशन पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और एक छोटा सा डीएफ फोर्स ऐसा. वैसे ही यदि आपने ये छोटा सा डी क्यू चार्ज यहां ले लिया होता, तो इस डी क्यू चार्ज पर ये डीएफ फोर्स ऐसा बन रहा होता, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी. सिमिलरली यदि आपने यहां डी क्यू लिया होता, तो डीएफ फोर्स ऐसा, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा. ये है सेंटर ऑफ द रिंग और ये रेडियस मैंने आर मान लिया है. तो क्या ये छोटा सा जो डीएफ फोर्स है, ये सेंटर सी के अबाउट एक टॉर्क बना देगा? कितना टॉर्क बना देगा? तो उसके पहले हम लोग इस डीएफ को लिख लेते हैं. डीएफ इज इक्वल टू ये छोटा सा चार्ज डी क्यू इनटू इस पोजीशन पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आर बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर भी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बाहर भी है, तो हम लोग इनसाइड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? इनसाइड वाला. यहां पे स्मॉल आर की बजाय ही मैंने कैपिटल आर इस रिंग का रेडियस ले लिया है. ठीक है, डीबी बाई डी टी कितना दे रखा है? के. तो दिस इज आर बाई टू टाइम्स ऑफ के हो गया. ओके, आर बाई टू टाइम्स ऑफ के हो गया. ये क्या है? ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फोर्स कितना हो गया? ये जो छोटा सा फोर्स है, दिस इज डी क्यू इंटू आर बाई टू इंटू के. तो इस डीएफ फोर्स का एक छोटा सा टॉर्क होगा, दैट इज डी टाउ. और ये छोटा सा टॉर्क कितना होगा? तो ये होगा आर इंटू डीएफ के बराबर, क्योंकि ये डीएफ फोर्स है, सेंटर सी के अबाउट ये रोटेट करेगा. सी के अबाउट यदि ये रोटेट करेगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर सेपरेशन आर है. ठीक है, तो ये कितना हो गया? दिस इज आर स्क्वायर बाई टू के इंटू डी क्यू. तो ऐसे दूसरे जितने भी छोटे छोटे डीएफ 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 फोर्सेस हैं, उन सबका इस पॉइंट के अबाउट ऐसा ही छोटा 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 टॉर्क होगा. इन सभी टॉर्क को यदि हम लोग जोड़ दें, ठीक है, तो हमारे पास टोटल टॉर्क आ जाएगा. एंड दिस टॉर्क इज इक्वल टू के आर स्क्वायर बाई टू, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा? तो टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा. ऐसे सारे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू जोड़ देंगे तो ये इतना हो जाएगा. ठीक है, ये इतना हमारे पास टॉर्क आ गया. हमें टॉर्क नहीं बताना है, हमें तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग बताना है. तो ये रिंग है, रिंग का मास m है, तो क्या मैं इसी टॉर्क को आई अल्फा से इक्वेट कर दूं? बिल्कुल कर सकते हैं. टॉर्क है कांस्टेंट, दिस इज के आर स्क्वायर क्यू बाई टू. रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? तो रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर. ठीक है, इनटू अल्फा. ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई है के क्यू बाई टू एम. तो ये तो अल्फा तो हमारा कांस्टेंट आ गया. अल्फा कैसा है? अल्फा तो कांस्टेंट है. के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट. तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टाइम टी
तो ओमेगा इज इक्वल टू के क्यू टी बाई 2m, के क्यू टी बाई 2m के बराबर। ठीक है, समझ गए? चलिए देखते हैं, शायद मतलब देखिए अगला सवाल अब हमारे पास क्या है कि एक थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग है, इसका भी मास m है, चार्ज q है, कैन रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस t इक्वल्स टू 0 पर। जो रिंग था वो रेस्ट पर था, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। फिर सडनली क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड सेट कर लिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो आपको एंगुलर वेलोसिटी बताना है। ठीक है, ये लीजिए, ये हमारे पास वही रिंग है, रिंग का मास m है, रेडियस r है और रिंग पर चार्ज है q। ठीक है, रिंग पर चार्ज है q। शुरुआत में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। फिर बाद में ये एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आपने डाल दिया अचानक से। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के आने की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड के आने की वजह से इसके पास कितनी एंगुलर वेलोसिटी आई है वो बताइए। मैग्नेटिक फील्ड के आने की वजह से कितनी एंगुलर वेलोसिटी आई है वो बताइए। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आया, तो मैग्नेटिक फील्ड के आने की वजह से क्या होगा, तो यहां पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड के आने की वजह से ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। अब जैसे ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अब क्या होगा, तो यहां पर फिर से कोई सा भी जो छोटा सा चार्ज था dq, तो उस पर सेम वही पिछले क्वेश्चन वाला लॉजिक कि इस पर इस दिशा में एक छोटा सा df फोर्स बनेगा। ठीक है, और वो df फोर्स क्या होगा, तो df जो छोटा सा फोर्स है दैट इज इक्वल टू ये छोटा सा चार्ज dq मल्टीप्लाइड विथ इस पोजीशन पर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। तो इस पोजीशन पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे, तो फिर से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू r/2 इंटू dB बाई dt। ठीक है, r/2 इंटू dB बाई dt। तो ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू r इंटू डी एफ, यही लिखेंगे ना, टॉर्क इज इक्वल टू r इंटू डी एफ। तो ये r हमारे पास ठीक है, df की वैल्यू क्या है, तो df इज dq इंटू r/2 इंटू dB बाई dt है। ठीक है, ओके ओके। अब ये बताइए कि ये जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क किसके बराबर होता है, तो टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। ये तो पता है ना कि टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो ये dt कैंसिल आउट। भाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो वैसे ही टॉर्क इज रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, यदि मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl इज l एंगुलर मोमेंटम है ना, और ये यहां से r बाहर सॉरी r नहीं, r/2 बाहर, r²/2 बाहर, ये b, मतलब ये हमारे पास ये डेल्टा b बाई डेल्टा t था, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जो शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड 0 था, बाद में मैग्नेटिक फील्ड b है। इंटीग्रेशन ऑफ dq हमारे पास q हो जाएगा। अब इस l को क्या लिखेंगे, तो l इज इक्वल टू i इंटू ओमेगा, दिस इज b इंटू क्यू इंटू r²/2। i मेरे पास फिर से कितना है, तो रिंग है, तो दिस इज mr² इंटू ओमेगा, दिस इज b इंटू क्यू ओमेगा²/2 r², सॉरी अच्छा ये यहाँ r² था, मैंने गलती से ओमेगा² लिख दिया है। ये r² से r² कैंसिल, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ रहा है b इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ m। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है, वो डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पहले भी पढ़ा है ना, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है किसी स्टैटिक चार्ज पार्टिकल की वजह से, और जो स्टैटिक चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ी सी अलग होती है,
वो थोड़ी सी अलग होती है किसके मुकाबले, जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जरा सुनिएगा। तो याद कीजिए वहां पे किसी स्टैटिक चार्ज पार्टिकल की वजह से जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप बड़ी आसानी से पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर पाते थे, या वहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो बेसिकली कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड था, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, किसी स्टैटिक चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। तो इसमें सबसे पहली बात ये थी कि ये एक कंजर्वेटिव फील्ड था। अब कंजर्वेटिव फील्ड है तो दूसरी बात कि यहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रखा है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रखा है। जो भी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता था, जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता था, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता था, या दिस इज सेम एज माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, है ना। पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन कर सकते थे, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइन कर सकते थे, ठीक है। और दूसरी बात क्या कि यहां पे जो वर्क डन होता था इन अ राउंड ट्रिप, किसी राउंड ट्रिप में वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। लेकिन 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 किसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये थोड़ा सा अलग है। क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्लोज्ड लूप बना रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और बात इसमें ऐड कर दूं मैं कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, किसी स्टैटिक चार्ज पार्टिकल की वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाता था, कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, क्योंकि किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी, नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती थी, तो क्लोज लूप कहां से बनाएगी। लेकिन ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनने वाली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये तो क्लोज लूप के फॉर्म में होता है ना। तो ये पहली बात कि इट फॉर्म्स क्लोज लूप, ठीक है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे यहां पे मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन में अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा सा बना रखा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप के फॉर्म में। यहां पे आप पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और यहां पर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को जब आपने राउंड ट्रिप में मूव कराया है तो उसका वर्क डन नॉन जीरो आया है ना। ये हम लोगों ने डेरिवेशन में यूज भी किया था कि वर्क डन इज नॉन जीरो। वर्क डन कैसा है? नॉन जीरो है, किसी चार्ज पार्टिकल को राउंड ट्रिप में मूव कराने का। हाँ, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या? हाँ, बी प्लेन में अंदर की तरफ इंक्रीजिंग है, बी प्लेन में अंदर की तरफ इंक्रीजिंग, ठीक है। चलिए एक छोटा सा पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद मेन क्वेश्चन पे आता हूं। और ये मेरा अगला सवाल है ऐसा कि ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन में अंदर की तरफ डायरेक्टेड, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर एक कंडक्टिंग रॉड पड़ा हुआ है, ये क्या है? एक कंडक्टिंग रॉड है जिसका नाम है ए बी। मैग्नेटिक फील्ड बस इस सर्कुलर रीजन में, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि विच एंड ऑफ रॉड
इज एट हायर पोटेंशियल। रॉड के जो दो एंड हैं ए और बी, इसमें से कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पर है और कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पर है, बस इतना ही बताना है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में प्लेन में अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो इस रीजन में जो बनने वाली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में जो बनने वाली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी है, कंसेंट्रिक। ठीक है, ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी है। तो यदि मैं इसी सेगमेंट को आपको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाऊं, तो आप बोलेंगे क्या कि ये जो रॉड है, ये रॉड ऐसा है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है। ठीक है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, ऐसी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये रॉड ए बी एक कंडक्टर है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहां लगा, फोर्स लगा नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐसा जमा होने लग गए और इलेक्ट्रॉन्स यहां ऐसा जमा होने लग गए, तो इधर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस जमा होने लग गए। सिंपल। लेकिन ये एंड ए और बी पर तो किसी टाइप का कोई चार्ज इंड्यूस हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पॉइंट ए का पोटेंशियल विल बी सेम एज बी का पोटेंशियल। ए और बी सेम पोटेंशियल पर होंगे, ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, इस रॉड की, ये जो रॉड है, इस रॉड का ऊपर वाला सरफेस हायर पोटेंशियल पर होगा और रॉड का नीचे वाला सरफेस लोअर पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, सिंपल। चलिए अब क्या है, तो अब हमारे पास फिर से एक ऐसा ही सर्कुलर रीजन, जिस सर्कुलर रीजन का रेडियस है आर। और अब जो कंडक्टिंग रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड सेंटर से कितना नीचे रखा है, तो ये सेंटर से कुछ नीचे रख दिया गया है। ऑलराइट, अब पूछा गया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस दी मेटल रॉड बताइए। ठीक है, मेटल रॉड की लेंथ एल है, हाँ मेटल रॉड की लेंथ एल, तो ये कुछ डिस्टेंस होगा, ये कुछ डिस्टेंस नीचे रख दिया गया है, डिस्टेंस मेंशन नहीं है, डिस्टेंस हम लोग लिख लेंगे आर और एल के टर्म्स में। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि ए और बी के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बताइए। चलिए अच्छा सवाल है, मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए तो क्या होगा कि इस रीजन में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी होगी, कंसेंट्रिक होगा इसके साथ। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर बढ़ रहा है, तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसी होगी, ऐसा होगा हमारे पास यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यदि आप रॉड के इस सेगमेंट को देखें, यहां पर रॉड के इस सेगमेंट को देखें, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, होगा ना। ठीक है, ओके। चलिए मैं क्या करता हूं कि ये सेंटर से इस एंगल का नाम निकाल देता हूं थीटा, ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, ये सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं और इस एंगल का नाम निकाल देता हूं थीटा। ऑलराइट, यदि ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, यहां पर मैं ऐसा ही एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन और ड्रॉ कर देता हूं। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, और फिर से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ओके ना, तो फिर उसी तरीके से यहां पर भी मैं एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, सॉरी ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये फिर से थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल फिर से थीटा हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, ये होगा ई कॉस थीटा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ होगा जो कि ई साइन थीटा के बराबर होगा। सिमिलरली कि ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज ई कॉस थीटा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा विच इज ई साइन थीटा।
ये फिगर समझ आ रहा है ना? हौच पौच तो नहीं हो गया? दोबारा बना दूं? दोबारा बना दूं? मैं ये कह रहा था कि ये था हमारा रॉड, ये रॉड था, ठीक है, और ये यहां सेंटर सी है, यहां पर सेंटर क्या है? सी है। तो मैं ये कह रहा था कि यहां से हम लोग कुछ थीटा एंगल इधर आ गए, तो ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। यदि ये एंगल थीटा है ना, तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर है ई कॉस थीटा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा कंपोनेंट इधर है ई साइन थीटा। सिमिलरली यहां से सेम थीटा डिस्टेंस, सॉरी थीटा एंगल इधर गए, तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था ई, तो फिर ये वाला एंगल थीटा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉस कंपोनेंट है वो रॉड के अलोंग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो साइन कंपोनेंट है वो रॉड से 90 डिग्री के एंगल पर। इतनी बात सही है? अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट है ये क्या करेगा? तो यहां पर पड़े किसी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा इधर, और इलेक्ट्रॉन पर यदि फोर्स इधर है तो फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन्स आकर इधर जमा हो जाएंगे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑल राइट, ऑल राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट बी का जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये क्या लिखेंगे? किसी दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, लेकिन ई नहीं बल्कि ये तो ई कॉस थीटा इंटू डी आर होगा, क्योंकि भाई सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी क्रिएट कर रही है। ए और बी के क्रॉस, ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की जिम्मेदारी है वो तो ई की नहीं बल्कि ई कॉस थीटा की है। समझ गए? अब ये जो ई है, ये जो हमारा ई है जो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए? उसका एक्सप्रेशन क्या होगा बताइए? तो उसका एक्सप्रेशन, ये इनसाइड वाले रीजन की बात कर रहे हैं या आउटसाइड वाले रीजन की? इनसाइड वाले रीजन। तो इनसाइड वाले रीजन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? ये आया था R/2 इंटू डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी कितना है? अल्फा है, तो दिस इज R/2 इंटू अल्फा है। ओके, कितना है? R/2 इंटू अल्फा है, ठीक है। कॉस थीटा कितना होगा? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये बेस अपॉन ये हाइपोटेनियस, ये होगा, यही होगा ना? कॉस थीटा इज इक्वल टू ये बेस, ये हाइपोटेनियस तो स्मॉल आर है, ये बेस तो कांस्टेंट है। बेस क्या लिख सकते हैं? तो ये वाला डिस्टेंस हो गया L/2, ये वाला डिस्टेंस हो गया R, ये वाला डिस्टेंस L/2 और ये वाला डिस्टेंस R। तो इस डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 बाई स्मॉल r। चलिए भाई, तो हमारे पास है VB माइनस VA इज इंटीग्रेशन ऑफ E आ चुका है हमारे पास R/2 इंटू डी बी बाई डी टी इज एल्फा इंटू कॉस थीटा, ये है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 बाई स्मॉल r इंटू डी आर। ये लीजिए, R से R कैंसिल, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कहां से कहां के लिए कर लें बताइए? इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से L के लिए, 0 से L के लिए। तो ये R से R तो कैंसिल आउट हो गया। इंटीग्रेशन की लिमिट बताइए, तो पहला एलिमेंट यहां पर मिलेगा, आखिरी एलिमेंट यहां पर मिलेगा। इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से L, ठीक है। कितना आ गया ये हमारे पास? ये हमारे पास आ रहा है अल्फा/2, ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4 इंटू इंटीग्रेशन डी आर इज R, लिमिट लगाएंगे 0 से L, तो दिस इज L। तो ये आ रहा है अल्फा इंटू L/2 अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4। बताइए, ये वाली बात सही है? ठीक है ना? तो इसी चीज को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे। कैसे? देखिएगा, मैं एक दूसरा फिगर बनाता हूं इसके लिए। ये वो रीजन था जहां से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, ठीक है। और रॉड हमारा कैसा रखा हुआ था? तो जो रॉड है
वो रॉड यहां पर ऐसा रखा हुआ था, ये है सेंटर सी, इस पॉइंट का नाम था ए, इस पॉइंट का नाम था बी, ठीक है। तो यदि मैं एक बार के लिए एक और रॉड यहां से इस तरीके से ऐसा कनेक्ट कर देता हूं और एक और रॉड यहां से ऐसा कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ये वाला, ठीक है, बस इतने से रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअसली अंदर की तरफ बढ़े जा रही है। तो आप इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते थे कि जो ईएमएफ सी ए में है प्लस जो ईएमएफ ए बी में है प्लस ईएमएफ जो सी बी में है वो डी फाई बाई डी टी के बराबर होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ईएमएफ सीए के अक्रॉस कितना होगा, 0, क्योंकि सीए का एक एंड सेंटर पर है और दूसरा एंड ए पर है, तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाती है, तो एसी के अक्रॉस कोई ईएमएफ नहीं बनेगा, बोलिए। सिमिलरली सी बी के अक्रॉस भी कोई ईएमएफ नहीं बनेगा, तो जो भी ईएमएफ ए सी के सॉरी जो भी ईएमएफ ए बी के अक्रॉस बन रहा है वो किसके बराबर है, तो डी फाई बाई डी टी के बराबर है, ठीक है, डी फाई बाई डी टी के बराबर है। यानी कि दिस इज डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू एरिया ए। इसका एरिया कितना होगा, तो ये वाली लेंथ थी हमारे पास L और ये वाला लेंथ कितना था, ये, तो ये हमारे पास था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं क्या, दिस इज डी बी बाई डी टी इंटू इस ट्राइंगल का एरिया जो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 के बराबर है। डी बी बाई डी टी क्या है, अल्फा है, तो ये लीजिए सीधा हमारे पास आंसर आ चुका है L बाई 2 इंटू अल्फा इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 के बराबर, ठीक है। आपने तो किया हुआ ये, ठीक है, थोड़ा सा अभी और आगे करते हैं, ठीक है। चलिए ये वाली बात सही है। तो अब अगला जो सवाल है वो लगभग वैसा ही है कि फिर से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो सिलिंड्रिकल रीजन आर रेडियस में एग्जिस्ट करता है, फील्ड इंक्रीज हो रहा है, डीबी बाई डी टी की वैल्यू अल्फा है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है ए बी ऐसा, ठीक है, एक बार ए बी ऐसा रखा है, अगली बार ए बी ऐसे बाहर रख दिया है, सिलिंड्रिकल रीजन के बाहर रख दिया है, ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशन में हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ए बी के क्रॉस बताना है, ठीक है। बताइए, तो पहले सिचुएशन में ए बी के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, पहले सिचुएशन में ए बी के क्रॉस ईएमएफ निकालना है, तो पहले सिचुएशन में तो ए बी के क्रॉस ईएमएफ 0 होगा, क्योंकि रॉड का एक एंड सेंटर पर है और दूसरा एंड सरकमफेरेंस पर है। तो यहां पे तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, यहां पे तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उसकी वजह से आप क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट ए का पोटेंशियल इज सेम एज पॉइंट ओ का पोटेंशियल इज इक्वल टू पॉइंट बी का पोटेंशियल। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0, यानी कि पॉइंट ए का पोटेंशियल इज सेम एज बी का पोटेंशियल, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में इसके बारे में बताइए। तो आप चाहें तो इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो दूसरा वाला तरीका बताया उससे भी कर सकते हैं, है ना। चलिए मैं एक बार के लिए जो दूसरा वाला शॉर्टकट वाला तरीका है उससे आंसर निकाल लेता हूं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये करेंगे कि ये पॉइंट ओ से ए तक एक लाइन ज्वाइन कर दिया, पॉइंट ओ से बी तक एक लाइन ज्वाइन कर दिया। इस सेकेंड पार्ट के लिए फिर से वही बात कि ईएमएफ अक्रॉस ओ बी प्लस ईएमएफ अक्रॉस बी ए प्लस ईएमएफ अक्रॉस ओ ए, ये किसके बराबर होगा, तो ये डी फाई बाई डी टी के। तो क्या इस OB के अक्रॉस कोई ईएमएफ बनेगा, नहीं, OB के अक्रॉस कोई ईएमएफ नहीं बनेगा। क्या इस OA के अक्रॉस कोई ईएमएफ बनेगा, OA के अक्रॉस भी कोई ईएमएफ नहीं बनेगा। तो ईएमएफ जो BA के अक्रॉस है, BA के अक्रॉस है, क्या लिख रहे हैं उसे, डी फाई बाई डी टी, ठीक है, डी फाई बाई डी टी। तो फ्लक्स कितने रीजन से बदल रहा है, क्या फ्लक्स इस पूरे ट्राइंगुलर रीजन से चेंज हो रहा है, नहीं, फ्लक्स तो सिर्फ और सिर्फ
इतने से रीजन से ही बदला है। ठीक है, तो आप लिखेंगे dB बाई dt इंटू एरिया इस रीजन का, एरिया इस रीजन का। ठीक है, अब इस रीजन का एरिया कितना होगा, तो ये रॉड की लेंथ कितनी दे रखी है, रॉड की लेंथ 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 हमारे पास शायद 2r है ना, रॉड की लेंथ है 2r, तो ये डिस्टेंस r के बराबर है और ये वाला डिस्टेंस भी r के बराबर। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री और ये वाला भी एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया dv बाई dt, तो आपके पास अल्फा हो गया, इसका एरिया, तो इसका एरिया पाई r स्क्वायर बाई 4। तो हमारे पास सीधा EMF अक्रॉस बी ए आ चुका है, दिस इज पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एल्फा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एल्फा। ठीक है, चलिए